हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू एंड वेलकम टू टेट एग्जाम प्रेप। आज हमारा ये 8वां सेशन है। इससे पहले 7 सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं लिंकिंग डिवाइसेस एंड फोनेटिक्स। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हमारे 8वें सेशन में हम पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसके बारे में जानने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है। तो दोस्तों, फिगरेटिव लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज वेयर द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इज नॉट बी टेकन लिटरली और वर्ड फॉर वर्ड। इसका मीनिंग होता है कि जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है, ये होती है एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जिसमें किसी चीज़ को डिस्क्रिप्ट किया जाता है, यानी किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है और उसमें हम वर्ड टू वर्ड लेकर उन्हें अपने फीलिंग्स के अकॉर्डिंग, अपने एजम्पशंस के अकॉर्डिंग और उसके एक साइन के अकॉर्डिंग कि किस तरफ ये इशारा कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकालते हैं। नेक्स्ट लाइन है, द फ्रेज हैज़ ए डीपर और मोर एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग। यानी कि जो एक फ्रेज होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है, वो एक डीपर यानी कि गहरा मीनिंग रखता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त होती है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो चलो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड नॉट विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग बट इज एन इमेजिनेटिव वे टू मेक ए स्पेशल इफेक्ट्स। यानी कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं जो एक एक्सप्रेशन छोड़ते हैं हम पर। हम इसमें एक अपने एक्सप्रेशन यानी अपनी भावाभिव्यक्ति को जो हम कहना चाहते हैं, उनको एक स्पेसिफिक वर्ड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, जिसका जो हम वर्ड यूज करते हैं सेम टू सेम वैसा मीनिंग ना निकल कर उसका एक इमेजिनेटिव यानी कि जिसे हम माइंड में क्रिएट करते हैं, वो वाला मीनिंग निकलता है। यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट यानी कि एक अमूर्त धारणा है, जिसे सिर्फ हम अपने अंदर से फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और साइंस के अकॉर्डिंग हम इसका मीनिंग निकालते हैं, जो हमारे ऊपर एक स्पेशल इफेक्ट बनाता है। यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच हमारी जो लैंग्वेज है उसे एक अट्रैक्टिव लैंग्वेज बनाता है। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं अब आगे की तरफ। यहाँ पे हमारे पास है फिगरेटिव लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल्स, यानी कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच है उनके लैंग्वेज उनके एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पर मेनली हम 3 एग्जांपल्स देख पा रहे हैं। फर्स्ट है एलिट्रेशन, सेकंड मेटाफर एंड थर्ड सिमिली। तो यहाँ पे हमारे डेफिनेशन और एग्जांपल्स दोनों हैं, इन्हें हम आगे भी डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की डेफिनेशन में होगा रिपीटिंग द सेम बिगनिंग साउंड इन 2 और मोर वर्ड्स। यानी कि एलिट्रेशन में सेम कंसोनेंट साउंड होती है जिनका रिपीटेशन बार बार हो रहा होता है, और वो भी एक स्टार्टिंग वाले वर्ड का, ना कि बीच का किसी वर्ड का। यानी कि जब भी इसमें जो यानी नेक्स्ट जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वो सेम साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स यानी कि किसी भी एक सेंटेंस में 2 या उससे ज़्यादा यानी मोर देन 2 वर्ड जो होते हैं वो सेम साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं इससे एग्जांपल्स। द रेन मेड ए रैकेट ऑन द रूफ। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारे पास वर्ड है, फर्स्ट है रेन मेड ए रैकेट ऑन द रूफ। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो मीनिंग है, यानी यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड हैं। फर्स्ट है रेन, सेकंड है रैकेट एंड जो थर्ड है वो है रूफ। ये तीनों वर्ड आर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो तीनों वर्ड है ये आर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका यहाँ पे हमारे पास है एलिट्रेशन। तो यहाँ पर आर है, यानी जो एलिट्रेशन बना रहा है वो वाला जो लेटर है हमारे पास वो है आर, यानी कि जो साउंड है वो है रे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं द रेन मेड ए रैकेट ऑन द रूफ। यानी रैकेट का मतलब होता है खलबली, हल्ला मचाना, शोरगुल करना। तो इस ये कहना चाह रहा है कि जो रेन है वो छत पर यानी कि रूफ पर शोरगुल कर रही है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है द सिजलिंग सन सोन ऑन द सिली सैंड। यानी यहाँ पर हमारे पास 5 वर्ड है जो एक ही सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट है सिजलिंग, देन सन, शोन, सिल्की एंड शैंड। तो यहाँ पर हमारे जो ये 5 वर्ड है ये ऐसे यानी कि सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका मीनिंग जो निकलता है वो है द सिजलिंग सन, यानी कि जलता हुआ सूर्य, सिल्की यानी कि फिसलती हुई यानी कि फिसलन वाली रेत पर, सैंड यानी रेत होता है, फिसलन वाली से रेत पर चमक रहा है।
इस वाले सेंटेंस में हम देखेंगे जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में जब हम मेटा यानी कि पर्सोनिफिकेशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन भी फिगरेटिव यानी फिगर्स ऑफ स्पीच का एक टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास है वह मेटाफर। मेटाफर में होता है एक कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स, यानी कि मेटाफर में हम दो अनरिलेटेड यानी कि जो दो थिंग्स होते हैं उनके बीच में कोई किसी तरह का रिलेशन नहीं होता, दोनों टोटली डिफरेंट होती है, उनके बीच हम एक कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग एनी वर्ड, यानी कि बिना किसी स्पेसिफिक वर्ड का यूज किए हम एक कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास होता है मेटाफर, यानी कि हम उस चीज़ को वही बना देते हैं, यानी कि हिंदी में हम इसे कहते हैं रूपक अलंकार, यानी कि किसी चीज़ को वही बना देना। ये हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ए ब्लैंकेट ऑफ स्नो कवर्ड द ग्राउंड, कि इस एक ब्लैंकेट ऑफ स्नो की एक स्नो यानी कि बर्फ़ के एक चादर ने बर्फ़ के एक कंबल ने ग्राउंड को कवर कर लिया है, पूरा ढक लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए स्नो, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हमारे पास दिया है ब्लैंकेट ऑफ स्नो। आप यहाँ देख पा रहे हो कि स्नो को ही ब्लैंकेट बना दिया है कि इस स्नो का एक कंबल, और जबकि आपको पता है कि स्नो का कोई कंबल हो सकता है, ये सिर्फ एक इमेजिनेटिव थिंग है। जब यानी कि जब कवि अपनी कल्पनाओं में किसी बात को कहता है तो वो फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है द ए रेनबो ऑफ लोलीज फ्लू आउट ऑफ द पिनाटा, यानी कि इसमें कहने का मीनिंग है कि एक रेनबो है जो लोली के यानी लोलीज के से कूद गया है, से उड़ गया है, कहाँ पर, पिनाटा की तरफ, कि इसमें ये कहना चाह रहा है कि एक रेनबो पिनाटा की तरफ उड़ गया है। यहाँ भी हमारे पास एक ये पर्सोनिफिकेशन भी बनेगा, और इसमें यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेटाफर, यानी कि एक रेनबो को क्या बना दिया गया है, लोलीज है जो लोलीज को ही रेनबो बना दिया है, यानी कि लोलीज को रेनबो बना दिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर लोलीज को ही रेनबो बना दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो है वह सिमिली। सिमिली में होता है एक कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। हम यहाँ पे देखेंगे कि जब भी हम सिमिली पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें दो वर्ड फ्रिक्वेंटली सीन होंगे, फर्स्ट है एज और दूसरा है लाइक। जहाँ पर भी हमें एज और लाइक यूज मिले तो वहाँ पे हमें देखना है कि इनका मीनिंग क्या निकल रहा है, और अगर हमें वहाँ पे दिखता है कि सिमिलैरिटी दिखाई हुई है तो ऑब्वियसली वहाँ पर सिमिली होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट है हिज आइज वर एज कोल्ड एज आइस, की जो उसकी आंखें हैं वो आइस यानी कि बर्फ़ की तरह कोल्ड है, बर्फ़ की तरह ठंडी है। यहाँ पे देख पा रहे हिज आइज वर एज कोल्ड एज आइस, की जो उसकी आंखें हैं वो बर्फ़ की तरह ठंडी है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एज का यूज हुआ है, और एज का मीनिंग है कि बर्फ़ से यानी कि आइस से और उसकी यानी किसी लड़के की आँखों की तुलना की गई है। यहाँ पे ये है कि हिज आइज वर एज कोल्ड एज आइस, की उसकी आंखें बर्फ़ की तरह ठंडी थी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है द गर्ल आर लाइक टू पीस इन ए पोड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाइक का यूज यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर लाइक के यूज के थ्रू यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि ये कि एक लड़की है जिसके यहाँ पर इन्हें कहना चाहिए लाइक, यानी कि यहाँ पर लाइक का यूज करके सिमिलैरिटी दिखाई है, और यहाँ पे द गर्ल आर टू पीस इन ए, यहाँ पर होगा इन ए पोड, यानी कि ये टू पीस इन ए पोड एक मुहावरा है, और इसका मीनिंग होता है राम लक्ष्मण की जोड़ी, यानी कि बहुत ही करीबी दोस्त होना या बहुत ही जिगरीयार होना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे लाइक का यूज करके उस की राम लक्ष्मण की जोड़ी से लड़कियों की तुलना की गई है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट है उसमें हम पढ़ेंगे एजनेंस। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि एजनेंस जो होता है वो भी हमारे पास बिल्कुल एलिट्रेशन की तरह ही होता है। एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं अनुप्रास, और जो अजनेंस होता है वो भी अनुप्रास की तरह ही होता है, बट जो एलिट्रेशन होता है उसमें दो बिगनिंग साउंड होती है जो सेम सेम यानी कि दो बिगनिंग जो वर्ड हैं वो सेम साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं, बट एलिट्रेशन में हम दो वावल साउंड्स को देखते हैं। यहाँ पर दो वावल साउंड्स सेम होती है, यानी कि वो जो किसी वर्ड के बीच में है
तो जैसा कि आपको पता है, जैसे ये डिप्थोंग्स बनाते हैं या फिर किसी एक वावल साउंड का यूज करते हैं, इसीलिए हमने इससे पहले डिप्थोंग्स यानी कि फोनेटिक्स पढ़े थे, आप उन्हें भी पढ़ लीजिएगा तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो अजनेंस का ये डेफिनेशन हमारे पास है, अजनेंस इज द सिमिलरिटी इन टू साउंड बिटवीन वावल्स इन द मिडिल ऑफ नेबरिंग वर्ड्स, यानी कि इसमें कहने का मीनिंग ये है कि जो दो आसपास वाले जो वर्ड्स होते हैं, यानी किसी एक सेंटेंस में दो तीन या फिर मोर देन, यानी कि मोर देन टू जो वर्ड्स होते हैं, उनके बीच वाला साउंड यानी कि उनका वावल जो साउंड होता है वो एक रिदम बनाते हैं, एक राइम बनाते हैं जो कि सेम होती है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं जो ये है कि हाउ नाउ ब्राउन काऊ, कि अब है ब्राउन काऊ कैसी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास आऊ, यहाँ पर आऊ का साउंड वाला आ रहा है जो कि एक डिप्थोंग है, और यहाँ पे हमारे पास एक ये आऊ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जिसका जो फोनेटिक होता है वो होता है ये वाला, ये ए और ये ऊ। यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला ऐसे, ये और ये ऊ, ये वाला हमारे पास फोनेटिक बनता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आऊ, यानी कि इस वाले साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, और जो कि एक वावल साउंड है। जब हमने फोनेटिक्स पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जो डिप्थोंग्स है वो वावल्स के ही दूसरे हैं, यानी कि वावल्स का ही वावल साउंड का टाइप होता है मोनोप्थोंग और डिप्थोंग, तो डिप्थोंग्स उन्हीं के पार्ट्स होते हैं। सो ये एक वावल साउंड है और इन्हीं का रिपीटेशन यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे हमारे पास है, फर्स्ट है अजनेंस। अजनेंस के हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे जो पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है द डॉग इज़ अफ्रेड ऑफ फॉग एंड स्मोक, यानी कि जो कुत्ता है वो डर रहा है किससे, फॉग और स्मोक, यानी कि धुएं से और कोहरे से कुत्ता डरता है। उनका कुत्ता है जो डर रहा है किससे, स्मोक से और फॉग से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ओ, इस वाली साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ओ। यहाँ पे ये इस वाले से इस, यानी कि ये यहाँ पे जो ओ है वो ओ वाली साउंड निकाल रहे हैं, और सो यहाँ पर हमारे पास अजनेंस होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है ये इंक एंड ब्लिंक आर स्लीपिंग इन द सिंक। तो इंक और ब्लिंक है, इंक और ब्लिंक चूहे और बिल्ली का नाम है, इंक है चूहा और ब्लिंक है बिल्ली। दैट इज तो ये तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इंक एंड ब्लिंक आर स्लीपिंग इन द सिंक, कि इंक और ब्लिंक सिंक में सो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइम बन रही है वो बन रही है, यहाँ पे जो राइम बन रही है वो बन रही है इंक, यहाँ पे इंक, ये ब्लिंक और यहाँ पे सिंक। तो हमारे पास जो ये बन रही है इंक, यानी कि इस वाली बन रही, इस वाली साउंड बनी है। यहाँ पर भी इंक आया है, इसमें भी ब्लिंक आया है और इसमें भी सिंक आया है। तो इनका जो राइम बन रहा है वो इंक इंक वाली साउंड का बन रहा है। बट हमारे पास जो हमें देखना होता है कि इनमें जो राइम बन रहा है वो वावल का राइम होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे ई आ रहा है, सो हम इसे कहेंगे अजनेंस। तो हमारे पास जब भी ऐसे वर्ड हो जिनमें वावल्स का राइम बनता है तब हम उसे अजनेंस में काउंट करते हैं। अब की बार भी एग्जाम्पल में जब यानी कि एग्ज़ाम में रीट में आए थे ये, तो ये हर बार एग्ज़ाम में यानी कि लगभग लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। सो आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है डियर डियर कम नियर विदाउट फियर, कि डियर डियर की हे प्यारे हिरन मेरे पास आ जाओ बिना किसी डर के। तो इसमें हमारे पास ई है, तो ये जो डियर डियर कम नियर विदाउट फियर, तो ये हमारे पास यहाँ पे ई है, ये वाला साउंड रिपीट हो रहा है जो है ई। हमने ये डिप्थोंग्स में पढ़ा था, ये भी एक डिप्थोंग है, और डिप्थोंग इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह होता है ई, और ये बनता है ई ए। हमारे एग्ज़ाम में फोनेटिक्स भी आएंगे तो आप उन्हें पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास अजनेंस बनेगा, बिकॉज यहाँ पे ईयर 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 मिलकर राइम बना रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है द किंग वेयर्स रिंग, कि जो राजा है वो रिंग्स पहनता है। सो हमारे पास यहाँ पर भी इंग 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 वाला बन रहा है, यानी कि ये जो साउंड है वो है इन इन वाला, यानी कि किंग और रिंग। यहाँ पर हमारे पास इंग, यानी कि यहाँ पर जो है इनका राइम बन रहा है, और यहाँ पर भी हमारे पास वावल का
राइम बन रहा है। और यहाँ पे एक बात और आप याद रखिए कि जब वहाँ पे स्टार्टिंग में जब सेम साउंड होते हैं तब वहाँ पर एलिट्रेशन होता है, बट जो बीच में या फिर यानी कि बीच में ही माना जाता है उन्हें मेनली, जब साउंड्स का राइम बनता है तो, और मेनली वहाँ पर वावल का साउंड बनना चाहिए, सो वहाँ पे अजनेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है मेटाफर। यहाँ पर हम मेटाफर के एग्जांपल्स देखेंगे। मेटाफर को हमने पढ़ा था कि हिंदी में इसे कहते हैं रूपक, रूपक अलंकार जिसे कहते हैं वह है मेटाफर, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है माय टीचर इज एन एंजल, कि हमारा जो मेरा जो टीचर है वो एक एंजल की तरह है, यानी कि वो एक देवदूत की तरह है। मेरी टीचर एक देवदूत की तरह है। नेक्स्ट हमारा है रतन टाटा इज अ सुपरमैन। यहाँ पर डिस्टेंस बना नहीं पाई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये ए अलग, ये ए यानी कि ए अलग है और ये सुपर अलग है। तो सेकंड जो हमारे पास है रतन टाटा इज़ अ सुपरमैन, यानी कि रतन टाटा है वो सुपरमैन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रतन टाटा की तुलना सुपरमैन से की गई है, बट बिना किसी वर्ड को यूज किए, स्पेशली उन्हें ही सुपरमैन बता दिया गया है। सो हमारे पास यहाँ पर हुआ मेटाफर। यहाँ पे हमारे टीचर को ही एंजल बना दिया गया है, सो यहाँ पे हमारे पास मेटाफर होगा। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है यू हैव आयरन स्पिरिट, की आप कोई है जिसके आयरन को यानी कि आपके पास एक आयरन की स्पिरिट है, यानी कि आपके पास एक लोहे की आत्मा है, यानी कि किसी की स्पिरिट यानी किसी की आत्मा को ही आयरन का बता दिया गया है, यानी लोहे का बता दिया गया है। जब हम किसी को यानी कि बहुत सहनशील आदमी होता है तब हम उनसे कहते हैं कि आपके पास एक लोहे का दिल है, आपके पास एक लोहे जैसी स्पिरिट है, आपके पास पत्थर का दिल है। तो वहाँ पर यहाँ पर सेम चीज़ है कि आयरन स्पिरिट यानी किसी की आत्मा को ही आयरन का बता दिया गया है। सो यहाँ पर भी हमारे पास मेटाफर है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि जो ऊँट है वो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज है। तो उन्होंने ऊँट को ही रेगिस्तान का जहाज बता दिया गया है। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन है वो भी विदाउट यूज एनी वर्ड, यानी कि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक वर्ड का यूज ना करके सीधे ही कंपैरिजन किया गया है। सो हमारे पास ये मेटाफर के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर सिमिली की तरफ। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है सिमिली का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है सीजा सिंग्स लाइक नेहा कक्कर। जब हमने पढ़ा था कि अभी अभी कि जब भी मेटाफर और सिमिली में जो मेन जो डिफरेंस होता है वो होता है कि कंपैरिजन तो दोनों में ही करते हैं, बट जब हम सिमिली में कंपैरिजन करते हैं तब एज एंड लाइक एज एंड लाइक का यूज करके करते हैं, एज एंड लाइक का यूज करके करते हैं। तो हमारे पास ये बना ये हमारे पास एग्जाम्पल है सिमिली का। सो हमारे पास ये सीजा सिंग्स लाइक नेहा कक्कर, की सीजा नेहा कक्कर की तरह गाती है। तो यहाँ पे सीजा और नेहा कक्कर की जो सिंगिंग है उनमें कंपैरिजन करके बताया गया है कि सीजा भी नेहा कक्कर की तरह ही गाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है विराट कोहली प्लेज एज सुपरमैन, की विराट कोहली एक सुपरमैन की तरह खेलता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एज का यूज हुआ है, इसी तरह यहाँ पर लाइक का यूज हुआ था। तो इसमें बताया गया है कि विराट कोहली एक सुपरमैन की तरह खेलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वह यंग तैमूर इज क्यूट एज कीटन, की जो छोटा सा तैमूर है वो बहुत क्यूट है और एक कीटन यानी कि बिल्ली के छोटे से बच्चे की तरह क्यूट है। तो यहाँ पे अगर सीधे ही बता दिया जाता कि यंग तैमूर इज क्यूट और वहाँ पे बता दिया या फिर यहाँ पे सीधा यूज किया जाता कि यंग तैमूर, यहाँ पर इनको हटा दिया जाता, इन दो वर्ड्स को हटा दिया जाता। तो और यहाँ पे हम सीधे यूज कर देते, हम यहाँ पे सीधे अगर यहाँ पे यूज कर देते कि यंग तैमूर इज किटन, तो यहाँ पर मेटाफर बन जाता। बट हमने यहाँ पे यूज किया है यंग तैमूर इज क्यूट एज किटन, तो हमारे पास यहाँ पे हमने एज को यूज किया है। सो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये होगा सिमिली का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी बिहेव्स लाइक ए मिलेनियर, कि वह एक बिलेनियर की तरह, एक मिलेनियन जो मिलेनियर है उसकी तरह बिहेव करती है। तो
इसका मैं यहाँ पे है कि इन लाइक यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि लाइक का यूज करके इनमें कंपैरिजन किया गया है कि एक जो लड़की है उसका कंपैरिजन किया गया है कि एक मिलेनियर यानी कि एक करोड़पति के बिहेव से उसके बिहेव को कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास ये वो है एलिट्रेशन। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एलिट्रेशन के एग्जांपल हमने अभी अभी बताया था कि एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट जो यानी कि जो बिगनिंग साउंड है वो सेम होती है 2 और मोर देन 2 वर्ड्स की। तो फर्स्ट यहाँ पे है सीजा सिंग्स लाइक सुपर स्टार। तो यहाँ पे देखा है कि सीजा सुपरस्टार की तरह गाती है, बट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम एस का यूज हुआ है, यानी कि ये फर्स्ट सीजा, सेकंड सिंग्स, फोर्थ सुपर एंड स्टार्ट। यहाँ पे सब में इस वाली से वाली साउंड के साथ इन ये सारे वर्ड्स बिगिन हुए यानी कि इनके साथ ही स्टार्ट हुए हैं। तो यहाँ पर एस एस का राइम बन रहा है। सो हमारे पास यह होगा एलिट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है रिचा रीड्स रोअरिंग टाइगर्स। तो यहाँ पे कि रिचा रोअरिंग टाइगर्स एक नोवेल है, तो रिचा एक नोवेल पढ़ रही है जिसका नाम है रोअरिंग टाइगर्स। तो यहाँ पे हमारे पास देख पा रहे हैं कि हमारे पास राइम बन रहा है यहाँ पे र, यहाँ पे भी एक र और यहाँ पे भी ये आर। तो यहाँ पे ये रे ये वाला साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस वाली साउंड का राइम बन रहा है। सो यहाँ पर एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है क्यूट किटन केम एट नाइट, कि जो क्यूट किटन है वो नाइट को आया। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे क्यूट किटन केम एट नाइट। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो बिगिनिंग साउंड है वो है यहाँ पर कै, यहाँ पर भी कै की साउंड आ रही है, यहाँ पर भी कै की साउंड आ रही है, और जो यहाँ पर भी कै की साउंड आ रही है। सो हमारे पास यह कै कैसे राइम बन रहा है। सो हमारे पास यह कै का साउंड रिपीट होने से हमारे पास बनता है एलिट्रेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास है एग्जाम्पल वो है प्रीटी प्रिया लाइक्स पेट। जो प्रीटी प्रिया यानी कि सुंदर प्रिया पेट्स को पसंद करती है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास पै का साउंड रिपीट है, यहाँ पर पै का और यहाँ पर भी पै का साउंड रिपीट हो रहा है। सो यानी पै साउंड के रिपीटेशन से हमारे पास यहाँ बनेगा एलिट्रेशन। सो उम्मीद करती हूँ गाइज आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होंगी। जो बाकी हमारे पास जो फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े बचे हैं उन्हें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ में ना आया हो या आपको दोबारा से पढ़ना हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्माइलिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।